चलिए 10th क्लास में पहला चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी का क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको रियल नंबर। ये आपके चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। अब सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए कि दुनिया की सभी संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। इसमें बहुत सी संख्याएं हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती शुरू होता है हमारा कितना से? 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, पहले से भी याद होगा तो एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर ये शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4 ये अनंत तक जाता है। कहिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 0 है जो ज्यादा है। तो क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। परिभाषा में पहले वाले को बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और दूसरे वाले में गिनती के पहले शून्य शामिल कर देने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर 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 जो है दो होता है। एक होता है ऋणात्मक और दूसरा होता है धनात्मक। यानी कि जब भी आएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखाएगा और धनात्मक पूर्णांक लिखा जाएगा। कहिएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है। आप लोग संख्या रेखा पढ़े पिछली कक्षाओं में। संख्या रेखा में बीच में 0, फिर 1 2 3 और ऐसे ही बढ़ते जाता है। और जब बाएं आते हैं तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो जो 0 के बाईं ओर होता है उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जो दाईं ओर होता है उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। निगेटिव मतलब ऋणात्मक और पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो इसका एक समूह बनता है। ये भी अनंत तक जाता है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी अनंत तक जाता है। और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का विलोम उल्टा होता है ऋणात्मक। जैसे 1 का -1, 2 का -2 और 0 का तो 0 ही होता है, यानी माइनस चिन्ह लगा करके लिख दिया जाता है। तो ये होता है हमारा पूर्णांक, और ये इसमें ऋणात्मक भी पाए जाते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। अगला है, आप लोग पढ़े ही होंगे पिछली कक्षाओं में, सम संख्या। सम संख्या जानते हैं? इवन नंबर। जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 अंत में, कहा? संख्या के अंत में
अंत में ये आता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी बोला जाता है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हमने ये लिखा है 2, 4, 6, 8 और 0 अंश में आता है तो सम संख्या कहते हैं। पहचानने में आसानी होगी, भाग नहीं देना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या है तो देख लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है तो सम है। उसी प्रकार से होता है विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। या ये भी बोलते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया? प्रगेट, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम। अगला आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या, रूढ़िवादी या रूढ़ संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन सबसे ये अलग है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं, स्वयं मतलब जो भी संख्या दिया गया है उसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग, किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी बोला जाता है वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और अपने आप, उसके अलावा कोई नहीं, तो 2 ही गुणनखंड होगा, एक तो अपने होगा और एक होगा। एक तो सबका होता है, एक से तो सब में भाग लगता है, आप जानते हैं ना। अगला है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य अथवा यौगिक संख्या। यौगिक, भाज्य अथवा यौगिक संख्या, इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है और कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या में एक तथा अपने आप को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लग जाता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम भाज्य अथवा यौगिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी यौगिक अथवा भाज्य संख्या क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ऐसे, ठीक है। ये हो गया कुछ
संख्या जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा और आप उसे जानते भी हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होता है वास्तविक संख्या, उससे संबंधित बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसमें से किसी को लिखना है, उतारना है तो इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसको पढ़ना है। 8वां में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था और 10वां में भी पढ़ना है। तो इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? अब देखिए यहां पर एक शब्द आया पूर्णांक। अभी हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा, तो आप समझ लीजिए कि माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। P और Q पूर्णांक है और पूर्णांक में 0 भी था। जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ये कंडीशन है। P और Q पूर्णांक तो हैं, Q नहीं लिखे, नहीं, P और यहां लिख देते हैं Q, ठीक है। जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में जब 0 आता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए हम लोग बटा में क्या नहीं लिखते हैं, 0 नहीं लिखते। P और Q पूर्णांक है जहां Q बराबर नहीं हो 0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, 0, 6, 9, -1/2, 6/5, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है परिमेय संख्या। एक और बात ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, ये सभी आते हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये सभी किस में आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां Q नहीं 0 होना चाहिए। 0 के बराबर Q कभी नहीं होगा, क्योंकि 3/4 में ये 4 0 हो गया ना, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, यानी किसी प्रकार की वैसी संख्या है ही नहीं। तथा P और Q में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। देखिए अब क्या, 4/6 लिखा हुआ है, कहीं पर 2/3 लिखा है, तो ये दोनों एक ही हैं, अर्थात 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो इसे सरलतम रूप में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 4/6 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह अपने सरलतम रूप में नहीं है। और जब भी आप अपने बुक से आंसर मिलाएंगे
या जो आंसर आएगा वो सरलतम रूप में होगा, इसीलिए हम लोग इसे कटा कर लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, उसे सरलतम रूप कहा जाता है। इसी को लिखा गया है P और Q में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा सही रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, इसका सीधा उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा आप लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में इसमें लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, जहां पहले लिख दो P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, अब हम जब P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो इस रूप में ये आएगा ही नहीं आएगा ना, तो वैनिष्ठ गुणनखंड होने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए वो वाला लाइन इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जैसे √3, √5, √7, √11 etc। इसमें रूट के अंदर वैसे धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर दे देगा √4, पूछेगा क्या ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो ये नहीं है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है और इसका मान क्या होता है 2 होता है। ठीक है ना, इसमें रूट में वैसे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक इसलिए कि सभी प्लस में दिए गए हैं, अगर रूट के अंदर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं तो उसको अलग से इंटर में हम लोगों को पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ठीक है ना, वो अलग से पढ़ना है, आप लोगों को इतना ही जानना है। तो ये हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या जब अगर लिखने की बात आती है तो अगर आप परिमेय संख्या को प्लस अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है वास्तविक संख्या। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अब दोनों को मिला दीजिए, जैसे 1, 0, √3, √7, 1/2, -1/2। एक और चीज हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, दुनिया की सारी संख्याओं को मिला दीजिए तो वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में आप देखिए ना, सब संख्या है, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, और इसी में अपरिमेय जोड़ दिया गया, यानी दुनिया की सभी संख्याओं को अगर एक जगह ला के रखने का प्रयास करते हैं तो क्या बन जाता है वास्तविक संख्या बन जाता है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या
दो भाग में, अगर दुनिया की सारी संख्याओं को दो भाग में बांटना हो, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं आ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं दुनिया की सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप है। यानी कोई भी संख्या अगर बोर्ड पर हम लिखते हैं, कोई भी संख्या, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। और ये आपका क्या हो गया? सभी संख्याओं का परिभाषा होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 10वां क्लास का देखेंगे और उससे संबंधित पहले फॉर्मूला को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।